आई होप ईएमआर की प्रिपरेशन बेहतर चल रही है। लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस करेंगे आज हम एनसीएफ को लेकर के, जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना। आपने करिकुलम सुना होगा, हिडन करिकुलम सुना होगा, एनसीएफ 2020 के बारे में सुना होगा। आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक वीडियो मैं और भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आप एनसीएफ 2005 और जो नई वाली एनसीएफ आई है और जो एनईपी है, इन तीनों में क्या क्या कोरिलेशंस हैं। एनईपी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपके डिमांड पे इन शॉर्ट एक वीडियो में आपको और प्रोवाइड करूंगी एनईपी को लेकर के। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर क्वेश्चंस आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर समय की कमी है तो बिल्कुल आप वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। और जानेंगे हम एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ है क्या, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्यों है, क्या जरूरत पड़ी है एनसीएफ की, और इस पाठ्यक्रम के आने के बाद क्या कुछ बदला है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या। एक तो नेशनल है, ऊपर से करिकुलम एक फ्रेमवर्क है ना। जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, तो उसी फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं जो प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ स्कूल सिलेबस, रिटर्न अ टेक्स्ट बुक, गिव द गाइडलाइंस ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि इस फ्रेमवर्क में आप तीनों चीजें कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, है ना। टेक्स्ट बुक जो हम एनसीईआरटी को हमने डिस्कस किया था क्या किताबें हैं, आपका सिलेबस क्या है, और साथ में गाइडलाइंस के टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसे हो रही है। तो टीचिंग प्रैक्टिसेस हो रही है तो एक चीज और यहाँ पर एड ऑन होती है, टीचर की प्रैक्टिस, जिसको हमने निष्ठा में डिस्कस किया था, जिसको हमने यहाँ पे डाइट में डिस्कस किया था, और जिसको हमने यहाँ पर एनसीटीई में डिस्कस किया था, विच इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है। तो अगर इन इसके हिस्ट्री की बात करें तो 2005 तक हम पहुंचे कैसे, तो 1975 में, है ना, बहुत सारी गाइडलाइंस आई हमारी जिसमें कि हमने कंपल्शन कर दिया था कि जो साइंस सब्जेक्ट है वो हमारा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे एक और चीज बताइए कि और कौन सी वाली कमीशन ने यहाँ पर साइंस को मैंडेटरी किया था, नॉट ओनली साइंस बट ऑल्सो मैथ्स। ठीक है। सब्जेक्ट एक्टिविटी बेस्ड इंटीग्रेटेड साइंस रिकमेंडेड अप टू क्लास 10। और 1988 में साइंस करिकुलम शुड बी लर्नर सेंटर्ड हो गया था, यानी कि फोकस बच्चे के वेलबींग के ऊपर तो है ही, साइकोमोटर कॉग्निटिव इफेक्टिवनेस तो है ही, लेकिन उसका जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए वो साइंस करिकुलम के ऊपर होना चाहिए। यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग नहीं, क्रिएटिविटी नहीं, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कॉग्निटिव अफेक्टिवनेस साइकोमोटर डोमेन को लेकर के। ठीक है। तो उसको अब थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि अब सब्जेक्ट कंसर्न तो हो नहीं सकते। अब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 बच्चों को साइंस बहुत अच्छी आती हो, लेकिन हाँ 10 में से 10 बच्चे हो सकते हैं कि कोई अदर हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करते हो। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 2000 में अगर हम बात करें तो टीचिंग ऑफ अ साइंस टेक इन अपर प्राइमरी सेकेंडरी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना, जिसको हम ईवीएस बोलते हैं, प्राइमरी रिकमेंडेशन की हम बात करते हैं। 2005 में आते आते फोकस थोड़ा सा चेंज हो गया, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, ये मैंने अलग से आपको पढ़ाया, इसको देख लीजिए जा करके। ये हमारे 2.0 प्लेलिस्ट में फोकस ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर आ गया कि कोई प्रेशर नहीं चाहिए कि अब इन्वायरमेंट साइंस पढ़ो, अपर प्राइमरी में क्या पढ़ोगे, सेकेंडरी में क्या पढ़ोगे, साइंस करिकुलम है क्या, मैथ्स सब्जेक्ट होना है, स्पेसिफिक होना है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनानी है, कुछ ऐसा नहीं है। लर्निंग विदाउट माफ कीजिएगा बर्डन का मतलब है कि कंप्लीटली फ्री करना है बच्चे को, कोई सिलेबस नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई किताब नहीं है, वर्कशीट दे देंगे एक, पढ़िए लिखिए क्लास में, होमवर्क कीजिए, घर पे जाके कीजिए, कोई मार्क्स का बर्डन नहीं है, कोई ग्रेस मार्क्स का बर्डन नहीं है। तो हमने यहाँ पर 2005 में इसको लेकर के आए, है ना। 2005 में आने के बाद ये लर्निंग विदाउट वाला बर्डन बहुत सिलसिला लंबा चला, तो फोकस किसके ऊपर हो गया, अब फोकस पहले यहाँ पर साइंटिफिक था, साइंटिफिक मतलब मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक था, बट 2005 में ये फोकस शिफ्ट हो गया लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर जाकर के, जहां पर फोकस में सेंटर में कौन आ गया, लर्नर आ गया। कौन करवाएगा लर्निंग, टीचर करवाएगा। तो पहले टीचिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर काम था, बट अभी टीचर्स के ऊपर काम है, बिकॉज प्रैक्टिसेस बिल्कुल जरूरी नहीं कि 1975 से लेकर के 2005 तक की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अभी भी सेम ही रहे। ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हम यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो 5 सेक्शंस में क्या क्या आता है, 5 सेक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल लैंडस्केप की जो हम बात करते हैं, जो हम एक फ्रेमवर्क चला करके लेकर चल रहे थे कि आप किसको क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाना है, टीचर्स कैसे काम करेंगे, टीचिंग के ऊपर काम करेंगे। जैसे अभी एनईपी वाला फॉर्मूला है ना 533+4 वाला, जिसमें हमने कहा कि 5वीं तक का जो फाउंडेशनल एजुकेशन है वो कंप्लीटली मदर टंग में होगा, है ना। बाल वाटिका के ऊपर फोकस है, एफएलएन के ऊपर फोकस है,
है ना। लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर फोकस है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस है, एक्टिव लर्निंग के ऊपर फोकस है। टीचर्स को भी ट्रेंड करना है, टीचर्स के माइंडसेट को भी फोकस करना है, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर फोकस करना है, प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस करना है ना। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, जहां पर ईवीएस नहीं बढ़ानी है, उसी इन्वायरमेंट में बच्चा रह करके मैक्सिमम लर्निंग कर पाए। लेकिन कैसे कर पाएगा? विद द हेल्प, विद द कॉपरेशन विद द सोसाइटी। इसलिए जॉन डीवी का ये ट्राइपोलर ट्रायंगल काफी फेमस है, जिसमें सोसाइटी, चाइल्ड और टीचर को कहीं ना कहीं आपस में एड ऑन किया गया है। नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो ये सर्व करता है गाइडलाइंस ऑफ अ स्कूल। भाई कुछ तो गाइडलाइंस दोगे ना टीचर्स को जाकर के, या प्रिंसिपल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जितना बड़ा स्कूल काम कर रहा है, कि भैया 5वीं तक क्या पढ़ाओगे, 3+4 में क्या पढ़ाओगे, वोकेशनल एजुकेशन कब से लागू करोगे, अंग्रेजी भाषा कब से पढ़ाओगे, मैथमेटिक्स आ रहा है कितना आ रहा है, आईटी सेक्टर को कब तक लागू करोगे, पास मार्क्स क्या होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस है कि नहीं है, एनईपी 2020 आया तो कितना आपने उसको इंप्लीमेंट किया है, क्या आपके टीचर्स को स्मार्ट एजुकेशन आती है कि नहीं आती। तो ये सारी चीजें। तीसरे में हम कह रहे हैं कि प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न। तो फोकस अब टीचिंग, जो पीछे हम 1975 वाला पढ़ करके आए थे, उसमें एनसीएफ का फोकस किसके ऊपर था? हमारी टीचिंग ट्रेनिंग के ऊपर था। बट ये यहाँ पर कह रहे हैं कि फोकस किसके ऊपर होगा? स्टूडेंट्स शुड लर्न, बच्चे लर्न करें, करिकुला को लर्न करें। करिकुला क्या है? उनका सिलेबस, टेक्स्ट बुक, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उनका बिहेवियर, पर्सनालिटी, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, क्रिएटिव लर्निंग, इंटेलेक्चुअल, एथिकल वैल्यूज, सब कुछ तो कैरी करना है ना। टेक्स्ट बुक डजंट मीन कि किताबी भाषा के ऊपर फोकस करना। इसीलिए 533+4 फॉर्मूले में जो एनईपी में आया है, ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो बच्चे की ग्रो अप के ऊपर है। डेवलपमेंट वो कैसी करता है, ये तो उसके ग्रो अप होने के, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर, कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर फोकस करता है ना। तो बच्चे को फोकस करना, पर कौन फोकस करेगा? टीचर्स फोकस करेंगे। तो कैसे कर पाएंगे टीचर्स? विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट। असेस करेंगे तो हमने कहा कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, यानी कि असेस द चाइल्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। पूरे साल बच्चे को जज करना है कि भाई जो दूसरी क्लास का बच्चा यूनिट 1 वाले टेस्ट में 2 × 3 नहीं जानता था, वो क्या यहाँ पर जब हम चौथा यूनिट टेस्ट ले रहे हैं तो वो जान पाएगा 3 × 3 = 9 होता है ना। फिर हमने कहा कि समेटिव करेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे, है ना। उसके समस्या का निदान के साथ साथ आखिर में हम ये भी जानेंगे कि जो बच्चा यहाँ पर 3 × 3 कर पा रहा था, उसके समेटिव में जाकर के कितनी लर्निंग हुई है, कितना अप्रोच वो कर पाए, उसको क्या कुछ आता है। ठीक है। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड, क्या एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करो, वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आपके सिलेबस में भी है। कि केस स्टडी तो क्या है कि बच्चे को असेस कितना किया, बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? उसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस, क्या लर्निंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना और उसको सीखने की जरूरत है। साइंस की लैब में तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन ऑफ एनसीएफ, जहां पे फोकस लर्नर है, यहाँ पर फोकस टीचर नहीं है क्या एनसीएफ? एनसीएफ ने कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 सेक्शंस के ऊपर फोकस किया है। 4 सेक्शंस का बिल्कुल मतलब है कि आपका स्कूल एजुकेशन, आपका ईसीसीई की जो हम बात करते हैं, विच इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मैंने अलग से पढ़ाया, आप देख लीजिएगा। टीचर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, क्योंकि जब आप इन 4 के 4 स्टेजेस को देखेंगे ना, या जब आप खुद के ऊपर भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपने ये पाया होगा कि ये जो 4 के 4 स्टेजेस हैं, हमारे 4 के 4 सेक्शंस हैं, उसमें हमारी स्कूलिंग बड़ी मैटर करती थी, है ना। तो जब स्कूलिंग मैटर करती है तो आप स्कूल में क्या फ्रेमवर्क में पढ़ाई कर रहे हैं, उस फ्रेमवर्क में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो यहाँ पर एनईपी बोलता है 5333+4 फॉर्मूले को, वहां पर कितनी केयर मिल रही है, क्या बच्चे को समझाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, उसको कितना आता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करने दिया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या क्लास में ही बिठा के समझाए जा रहे हो कि भाई पत्ते का रंग हरा होता है लेकिन पत्ते कभी दिखाए नहीं है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में टीचर एजुकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनसीएफ में हम शुरू में बात कर रहे थे ना इस वाले में, कि यहाँ पर हमारा फोकस टीचिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो फोकस है वो टीचर एजुकेशन के ऊपर है, जिसमें डाइट जैसे इंस्टीट्यूशंस, है ना, एनसीईटी, नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, ठीक है, निष्ठा की हमने बात की थी, इनके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि कि इनका मैक्सिमम जो है वो इंप्रूवमेंट हो सके। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन, जहां पर हम अडल्टहुड को एक डिफरेंट स्टेज के ऊपर देखते हैं, जहां पर सडनली मेंटल, फिजिकल, आपका जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, आपके जो हार्मोन्स है, सब कुछ बहुत तेजी से बदलते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे को अडल्ट एजुकेशन से लेकर के, या दूसरी भाषा में कहें तो सेक्स एजुकेशन देने तक की बात के ऊपर जोर दिया गया है।
राइट, जो अभी वाली एनईसीएफ है। द फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन द पंचकोश कॉन्सेप्ट, है ना, 5 कोशों के ऊपर हमने फोकस किया है, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या है हमारे 5 कोश? हमारे 5 कोश बिल्कुल हम फोकस करें बॉडी माइंड कनेक्शन को लेकर के, एंड इट इज अ स्टेप टेकन टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचकोश क्या क्या है हमारे, है ना, जहां पर हम अगर शुरू से शुरू करते हैं, फिजिकल बॉडी, वही जो शुरू में फिट इंडिया मूवमेंट में डिस्कस किया ना कि स्वच्छ और सुंदर शरीर में एक सुंदर मन जो है स्थिर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी फिजिकल बॉडी ही अच्छी नहीं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, टेबल चेयर पे बैठने का मन नहीं करता, आपको लर्निंग होती नहीं है ना, वाइटल लर्निंग जहां पे आप अपने मन को एकाग्र करते हैं, फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रीदिंग, है ना, प्राणायाम, जहां पे आप एक एक ऐसा न्याय करते हैं प्राणों के साथ जो कहीं ना कहीं आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से लेकर के माइंड के फोकस के ऊपर काम करता है। फिर हम कहते हैं कि मनोनयन कोशा, यानी आपके जो विचार हैं उनको भी तो कंट्रोल करना है ना। हमने क्यों कहा कि जो 4 स्टेजेस हैं, अडल्टहुड तक तो ठीक है, ईसीसी वाला एज और अडल्टहुड वाला एज एक ऐसा एज है जहां पे इन 5 कोशों को बहुत ही नियमित तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए और करवाना आना चाहिए। तो करवाएगा कौन? टीचर। करेगा कौन? स्टूडेंट। राइट, तो इंटेलेक्ट विजडम, जितना ज्यादा इन 3 चीजों के ऊपर आप फोकस करेंगे उतना ज्यादा आप विजय कर पाएंगे अपने मन के ऊपर, इंटेलेक्चुअल जो है सेक्शंस के ऊपर। ब्लिस हार्मनी की बात करते हैं जहां पे आनंदमय कोश होता है कि आपको पता है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, और आप अपनी एनर्जी को सही रास्ते पे, सही दिशा और दशा में जाकर के फोकस लगाते हैं, उसका एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। राइट, चलिए, एनसीएफ ये भी कहता है कि 5 पार्ट्स आर फिजिकल डेवलपमेंट, ये मैंने बता दिया, शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, अंदर से भी विकास करना, मन का विकास करना, बुद्धि का विकास करना है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आध्यात्मिक विकास का विकास करना है, कि अध्यात्म को भी जोड़ना है, बुद्धि को भी जोड़ना है, मन को भी जोड़ना है, प्राणों को भी जोड़ना, और शरीर का विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर जो एक आउटर लेयर है उसको कितने आप बेहतर तरीके से संजो के रख सकते हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। The Union Education Ministers launched a national curriculum framework for foundational stage education of children in the 3 to 8 year age group, right? तो यहाँ पर एनसीएफ को लेकर के 3 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर इस ग्रुप्स को फोकस किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 3 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका अगेन मन का विकास, शरीर का विकास, अध्यात्म का विकास, जो 90% ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है। लोग अब उस डेवलपमेंट में आप क्या कुछ काम कर सकते हैं, की फीचर्स क्या क्या है, यहाँ पर फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है। 3 to 8 एज तक के बच्चों के ऊपर तो फोकस करना है, लेकिन फर्स्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम कैसे काम कर रहा है, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले रिप्लेस क्या किया? हमने रिप्लेस किया यहाँ पर टेक्स्ट बुक को। हमने क्या, हम ये मानते हैं कि किताबों को रिप्लेस किया जा सकता है? तो एनसीएफ ने सजेस्ट किया कि किताबों को रिप्लेस मत कीजिए, वर्कशीट लेकर के आइए। आपने केवीएस में, बाल वाटिका में बहुत बार देखा होगा कि अब बच्चे किताब नहीं वर्कशीट्स के ऊपर बात करते हैं। तो एक वर्कशीट दे दी, पढ़ा दिया, ये वर्कशीट भर के लेकर के आनी है, यानी कि जो पढ़ा उसको किया और जस्ट सबमिटेड द वर्कशीट। एज क्या है? 3 to 6 एज तक का। तो प्रिस्क्राइब्ड करना है टेक्स्ट बुक को यहाँ पर चिल्ड्रन को, एंड दे शुड नॉट बी बर्डन विद द टेक्स्ट बुक। वही जो लर्निंग विदाउट बर्डन 2005 का जो स्लोगन था, लर्निंग विदाउट बर्डन से बाहर निकलना है और कहीं ना कहीं इस बर्डन को खत्म करना कि किताबें भर के लेके जाने। अभी 8 पीरियड चल रहा है स्कूल में बच्चे का, तो 8 टेक्स्ट बुक, 8 किताबें, उसका लंच बॉक्स और उसकी वाटर बॉटल। तो आप समझ सकते हैं कि 20 से 22 किताबें तो वो ऐसे ही ढोए जा रहा है। पढ़ना कितना है, उसको कितना प्रोडक्टिविटी आ रहा है, उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो इस फोकस को बढ़ाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग जैसी चीजों को हम लेकर के बाहर आए हैं। वास्ट नंबर ऑफ स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन रूटीनली फेल लर्निंग आउटकम टेस्ट, है ना। इफेक्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर फोकस है, होल लर्निंग के ऊपर फोकस है, जो एनईपी बात करता है। एनसीएफ कहता है लर्निंग विदाउट बर्डन, एनईपी कहता है होलिस्टिक एजुकेशन। यानी बच्चे का जो हम 5 कोशों की बात करते हैं, उसका मन, शरीर, अध्यात्म, उसकी बुद्धि और उसका विकास कितना इंपैक्ट हो रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, क्रिएटिवनेस, उसके एथिकल, मॉरल वैल्यूज कितने अच्छे से काम करे, ओरल पर्सनालिटी कैसी है, क्या सब कुछ पढ़ा करके भी बच्चा गालियां ही दे रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अदर रिफॉर्म्स क्या, टॉय बेस्ड लर्निंग करवानी है भाई। अब बच्चा जो है खेल विधि से बेहतर सीखता है ना। तो अब बच्चे को अब दिखाया जा रहा है कि पौधे का रंग हरा होता है, आपने कभी रियलिटी में पता नहीं दिखाया उसको। तो वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट फिक्स कि स्टूडेंट्स सीख सकते हैं। अवॉइडिंग स्टीरियोटाइप की अगर बात करते हैं यहाँ पर,
तो स्टीरियोटाइप में जहां पे आप जेंडर बायसनेस की हम बात करते हैं कि बच्चा कौन से कास्ट से, कौन से जेंडर से, कौन से सेक्स से, कौन से कल्चर से, कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसको लेकर के हम एक धारा बना ले कि भाई लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के जो है ज्यादा बहादुर होते हैं। जेंडर रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो क्लासेस में हमने इक्वली बात की है, जो जेंडर एनरोलमेंट रेशियो के ऊपर हमने बात की थी, माफ कीजिएगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के ऊपर बात की थी, जीआर को लेकर के, है ना। और एथिकल मॉरल अवेयरनेस वो तो अपने आप आई जाएगी जब आपका शरीर, मन और तन जो है तीनों के तीनों यहाँ पर जो है दुरुस्त रहेंगे। अध्यात्म की बात भी कर लेते हैं तो, है ना। रूपरेखा की अगर बात करते तो मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में माफ कीजिएगा, आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण कदम क्यों है ना। आपको क्यों लगता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है? भाई आप नहीं भी उठाते तो एनईपी से काम चल जाता, जो 1975 से चल रहा है उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? क्या साइंस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना? क्या ह्यूमैनिटी पढ़ करके हिंदुस्तान में गुजारा कर सकते हैं? तो क्यों इंपॉर्टेंट है एनसीए? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क? व्हाई? है ना। तो हमने कहा कि बड़ी संख्या में स्कूल जाने वाले बच्चों को नियमित रूप से सीखने के परिणाम परीक्षणों में असफल हो जाना, ड्रॉप आउट्स कम करने हैं, है ना, उनको भी तो खत्म करना है ना, बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं, है ना, रूढ़िवादी सोच से बचाना है, जागरूकता बढ़ानी है, ये सारी चीजें। एनसीएफ की अगर बात करें तो नीड क्यों है? सबसे पहली चीज जो अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर के एफ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 6 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वाला था मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जहां पर हमने जोड़ दिया इसको आईसीटी से, स्मार्ट एजुकेशन से, टीचर ट्रेनिंग से, है ना, लर्निंग बाय डूइंग से, प्रैग्मेटिज्म से, लर्निंग बाय नेचर से, फोकस ऑन रियलिस्टिक चेंजेस, चेंजेस जो रियलिस्टिक वे में हो रहे हैं, है ना। अब बच्चे को आपने बता दिया कि गमले में पौधा कैसा लगेगा, आपने उसको कभी 4 दिन बाद नहीं दिखाया कि भाई उस बीज में से पौधा आया कि नहीं आया, तो रियलिस्टिक चेंज दिखाना इंपॉर्टेंट है। इतिहास में बहुत बार कुतुब मीनार दिखा दिया आपने किताब में, स्मार्ट बोर्ड पे, रियलिस्टिक में कब दिखाओगे? गेटिंग माई पॉइंट। अपडेट टू द करिकुलम, जरूरी है टेक्स्ट बुक क्या पढ़ा रहे हो, क्या कुछ चेंज आया है? ऐसा तो नहीं कि क्लास 6 में भी वही चैप्टर है, 8वीं में भी वही चैप्टर है ना। आपका टेक्स्ट बुक क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ रहे हो? स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर्स कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, जहां पर हम टीचर्स के इम्पैक्ट की बात करते हैं, रोल्स की बात करते हैं, क्रिएटिव बट इनोवेशन की बात करते हैं, कि जितना क्रिएटिव आप कर पाएंगे उतना क्रिएटिव आप सोच पाएंगे, और जितना सोच पाएंगे उतना आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स कुल मिला करके यहाँ पर 5 हैं, है ना। क्लासिफाइड किया 5 सेक्शंस में। पर्सपेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ, तो क्या पर्सपेक्टिव है आपका एनसीएफ को लेकर के? सबसे पहला पर्सपेक्टिव है कनेक्ट करना नॉलेज को, है ना, कनेक्ट करना नॉलेज को। दूसरा पर्सपेक्टिव है एनरिच करना आपके करिकुलम, जो आप बियॉन्ड द थोड़ा सा अपने क्रिएटिवनेस से जाकर के कर पाए, है ना। तीसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके कंप्लीट जो है यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ अ कंट्री, इक्वालिटी, इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फिर हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कंप्लीटली यहाँ पर आपका जो मेथड है लर्निंग का, उसमें लर्नर सेंटर्ड और टीचर्स को लर्नर सेंटर्ड बनाकर रखने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इसको आप देख पाएंगे, इस पिक्चर के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे, है ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे जूम भी किया इसको। कनेक्टिंग द नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज कनेक्ट करेंगे तो किससे कनेक्ट करेंगे? करिकुलम से, जो किताबें पढ़ रहे हैं। नॉलेज से करिकुलम से कनेक्ट होगा तो नर्चरिंग होगी, नर्चरिंग होगी तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और यहाँ पर लर्निंग के मेथड्स को आप एनहांस कर पाएंगे। 5 की जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक, इमोशनल, फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। कैसे बच्चे के करिकुलम में हेल्प करता है? सबसे ज्यादा जो करता है वो आपका एकेडमिक है, इमोशनल, फिजिकल, है ना। दूसरा ही है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है आपका, डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे कर रहा है, और एक्सप्रेस कैसे कर रहा है थॉट प्रोसेस को, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे में जाने से पहले इन शॉर्ट में बता दूं कि हमने क्या जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेक्चर 21 में हमने जाना एनसीएफ क्या है, कैसे शुरू हुआ, 2005 का स्लोगन है लर्निंग बाय डूइंग। एनईपी का है यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट। 5 भागों में हमने समझा। हमने पंचकोश के बारे में जाना। पंचकोश के बाद हमने शारीरिक विकास, प्राणिक, मानसिक, क्षैतिज और बुद्धि के बारे में जाना। हमने ये जाना कि क्यों जरूरी है ना, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं एनसीएफ 2005 के हिसाब से। और आज का सवाल आपके लिए और क्या हो सकता है देखिए,
कह रहे हैं कि एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन स्टेट पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ अ टीचर। दूसरा कह रहा है कि एज पर द आरटी एक्ट टीचिंग प्राइमरी क्लासेस a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines। नंबर 3 कह रहा है कि इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। 2018 में केबीएस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, और ये 168 का हो गया है। आपको यहाँ पर आईसीटी, टीचिंग मैथोलॉजी, केस स्टडी, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, रीजनिंग एंड हिंदी रीजनल, इंग्लिश भाषा अवेलेबल होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए बीट द कंपटीशन, कंटेंट को चेक कीजिए, आपके काम का है, थ्योरी सेक्शन भी दिया हुआ है। और इसकी कंप्लीट जो फाइल है अवेलेबल है बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पे, जिसको ज्वाइन कर लीजिए फाइल सेक्शन में जाकर के। अब तक के आप सारे मॉक टेस्ट फाइल सेक्शन से सारे वीडियो के पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि वीडियो को 2x पे करके देखिए, क्योंकि आपके काम की चीज है। गाइडलाइन प्रिंसिपल से छोड़ करके जा रही हूँ कि सवाल यहाँ से हमेशा आता है। दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। Don't forget to mention your answer in the comment box, everyone. I'll surely in the wait. Thank you so much for being with me.